करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि जितनी घनी भीड़ होगी नेटवर्क उतना स्ट्रांग होगा। तो ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी पहुंच गई कि कुछ लोग इस तरीके के ऐप यूज कर रहे हैं। जैसे ही पता चला, होम मिनिस्ट्री की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गिटहब को ऑर्डर भेजा कि अगले 3 घंटे के अंदर बिट चैट का कोड हटा दो। जैक डॉर्सी जो है, जिसका बिट चैट है इस समय, इसने उस कोड को हटाने से भी मना कर दिया और पूरा जो ऑर्डर था जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसने इसको उठा के पब्लिकली पोस्ट कर दिया। तो इससे और ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा। चेहरा देख के पहचाना जा सके कि कौन है, पुलिस ने एआई पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन नेटवर्क AFRS जंतर मंतर पे अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर दिए, ताकि कैमरे में फेस देख के जो भी प्रोटेस्टर है उसकी सारी डिटेल निकल जाए। कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की, यहाँ पे देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, नाम भी। और इस चीज के ऊपर भी कोर्ट में उठा के PIL डाल दी गई। अब इसके बाद डेट आती है 20 जुलाई 2026। अब यहां से 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही भीड़ थी, दूर दूर से आए लोग थे। दूसरी तरफ हफ्तों से प्लानिंग कर रही स्टेट मशीनरी थी। और यहां पे क्वेश्चन बस इतना था कि पहले कौन झुकेगा। अब इसी टाइम पे जंतर मंतर पे एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक खड़ा हुआ मिलता है। अब दिल्ली के बीचों बीच हर तरफ जहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, पत्थरों के साथ ये ट्रक पहुंचा कैसे? इस पे CJP ने एलिगेशन लगाए कि पत्थरबाजी के केस में फंसाने के लिए पुलिस ने ये किया है। ये जो ट्रक था, इसका नंबर था HR63E6865। जब इसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये ट्रक 4 दिन पहले 16 जुलाई को एक केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने सीज किया था। ये उस FIR की कॉपी है। और सीज करने के बाद इस ट्रक को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो था वहां पे पहुंचा दिया गया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पुलिस का ट्रक जो कि सीज हो चुका था, वो वहां तक पहुंचा कैसे? प्रोटेस्टर्स जो थे उनका प्लान ये था कि 9 बजे ये सारे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे और फिर वहां से ये लोग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम एक लेटर लिख के पार्लियामेंट के गेट नंबर 38 तक जाएंगे और ये लेटर प्रेसिडेंट को देके वापस आएंगे। तो सारी चीजें सेट थी। मॉर्निंग में ये लोग, सोनम वांगचुक की जो वाइफ थी वो हॉस्पिटल में थी, तो उनका वेट कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल से जब आएंगी तो CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके उनके साथ मिलकर पूरे मार्च को लीड करेंगे। लेकिन वांगचुक की जो वाइफ थी उनको आने में लेट होता जा रहा था और जितना लेट हो रहा था उतनी भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। और भीड़ का जो प्रेशर पॉइंट था वो 2 जगह से मेनली ट्रिगर हो रहा था। अलग अलग जगह था लेकिन मेन 2 जगह थी। एक तो जंतर मंतर था, दूसरा मेट्रो स्टेशन था। तो पहला पॉइंट तो जंतर मंतर था। जंतर मंतर में पुलिस ने क्या किया था कि सारे जो एग्जिट थे उनको सील कर दिया था और एक गेट खोला था और जो प्रोटेस्टर आ रहे थे उनको एंट्री दे दी जा रही थी, लेकिन बाहर निकलना अलाउ नहीं किया गया। मतलब कि जंतर मंतर पे रहो, पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने देंगे। और ये जो आइडिया था ये पुलिस को एक तरह से उस टाइम पे बैकफायर भी कर गया, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट में भीड़ बढ़ तो सकती थी जंतर मंतर पे, लेकिन घट नहीं सकती थी। तो ये वाला जो पॉइंट था ये एक प्रेशर कुकर की तरह बनने लगा जो अब बस थोड़ी देर में फटने वाला था। तो एक तो ये जंतर मंतर वाला जो पॉइंट था ये था। दूसरा ट्रिगर पॉइंट था जो 5 मेट्रो स्टेशन से प्रोटेस्टर आ रहे थे। तो पुलिस ने पहले तो उनको रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं रुक रहे थे तो वहीं मेट्रो स्टेशन पे बैरिकेडिंग लगा दी। तो ये 2 बड़े बड़े पॉइंट बने जहां पे भीड़ हर सेकंड बढ़ रही थी और पुलिस के लिए हर सेकंड इनको रोकना मुश्किल होता जा रहा था। ये जो इमेज आप देखोगे इसमें पार्लियामेंट तक पहुंचने वाली जितनी भी रोड्स हैं जिसपे ये डॉट लगा हुआ है, ये सारे बैरिकेडिंग लगे हुए थे। तो अब इसके थोड़ी देर बाद ही वांगचुक की जो वाइफ थी वो 10 बजे जंतर मंतर पे पहुंच जाती है और फिर CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके जूस पीकर अपना अनशन तोड़कर अनाउंस करते हैं कि संसद मार्ग की तरफ चलो। लेकिन ये बोलने के तुरंत बाद अभिजीत दीपके जो थे वो स्टेज के पीछे की तरफ गए। तो कुछ लोगों को लगा कि अभिजीत दीपके को ही फॉलो करना है, तो भीड़ का एक ग्रुप दीपके के पीछे ही स्टेज के पास रह गया और दूसरा ग्रुप जो मेन गेट की तरफ था वो अलग डायरेक्शन में बढ़ने लगा। दूसरा जो मेट्रो स्टेशन पे पुलिस भीड़ को रोक रही थी, ये मार्च वाली बात जब वहां तक पहुंची तो वो लोग भी कंट्रोल से बाहर हुए और आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो लीडर थे जिनको मार्च लीड करनी थी, वांगचुक हॉस्पिटल में थे, दीप के पीछे साइड रह गए थे, बाद में ट्रक में आ गए। सौरभ दास और आशुतोष रंका ये JP नड्डा के पास थे। सारे ऑपोजिशन लीडर कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। तो ये जो लीडरलेस भीड़ थी इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहां से भीड़ ने क्या किया कि जो जिस लोकेशन पे था वहीं से बिना किसी कोऑर्डिनेशन के पार्लियामेंट की तरफ पहुंचने लगा। और यही वो पॉइंट था करीब 11 बजे जब सारी चीजें हाथ से बाहर होने लगी। सबसे पहले बैरिकेड तोड़ के प्रोटेस्टर्स SBI बिल्डिंग को क्रॉस करते हैं। 11:15 पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बैरिकेड के आगे निकलते हैं। 11:45 पे पटेल चौक और 11:54 पे केरला हाउस। और यहीं से जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? तो पहली चीज तो पुलिस की प्रिपरेशन इस तरीके की होनी चाहिए थी कि ये नौबत ही नहीं आती।
और जब ये नौबत आ चुकी थी तो पुलिस को कमर के ऊपर मारना अलाउड नहीं था, लेकिन लाठियों से सर फोड़े गए। गुलामी के टाइम पे उन्होंने गोली मारी, आपने लाठी मारी। किसी का पैर टूटा, कई बेहोश हो गए। एक होता है डंडे से डरा के भीड़ को दूर करना, एक होता है खुंदक निकालना। बैठे हुए प्रोटेस्टर्स के बीच में ही टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कुछ मेल पुलिस वालों के लड़कियों को पीटने के भी वीडियो बाहर आए। कई ऐसे भी वीडियो बाहर आए जहां पुलिस वाले लड़कियों को सेंसिटिव पार्ट पे डंडे से अटैक कर रहे थे। और कुछ लोग सिविल ड्रेस में भी मार रहे थे। क्यों मार रहे थे, कौन थे लोग, कुछ पता नहीं चला। और ये सारी चीजें करने के बाद भी पुलिस बैरिकेडिंग सबको हटा के जो प्रोटेस्टर्स थे संसद से 700 मीटर दूर अशोक रोड और संसद मार्ग के इंटरसेक्शन तक पहुंच गए थे। इनको रोक तो लिया गया, लेकिन हर तरफ क्योस हो गया। हर तरफ लाठी डंडे यही सब दिखाई दे रहे थे। कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल एक बैटल जोन की तरह बन चुका था। ये वो टाइम था जब पुलिस वालों के ऊपर भी हमले होने लगे। पुलिस ने कहा कि पैलेट गन जो थी वो नहीं चलाई, लेकिन दिल्ली पुलिस का अपना रजिस्टर होता है जिसमें पुलिस अपने ऑपरेशन की डिटेल्स लिखती है। जनरल डायरी बोलते हैं उसको। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डायरी में लिखा था 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल, 15 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर गैस ग्रेनेड और 2 राउंड एंटी राइट गन और प्लास्टिक पैलेट। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया ये सारी चीजें डीसीपी रैंक ऑफिसर के ऑर्डर पे की गई। अब देखिए, इस प्रोटेस्ट के अंदर बाहर के एलिमेंट थे या ऑपोजिशन के लोग थे, ये बहस चलती रहेगी, लेकिन एक बात से हर कोई एग्री कर रहा है कि इस प्रोटेस्ट में वो स्टूडेंट्स और यूथ भी थे जिनके जेन्युइन इशू थे। एक गरीब आदमी के लिए इस एग्जाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है गरीबी से बाहर निकलने का, लेकिन इसमें भी अमीर लोग अपने पैसे और अपने बड़े कनेक्शन का यूज करके पेपर खरीद लेते हैं। पेपर लीक करा के ये लोग गरीबों का हक मारते हैं। पेपर लीक सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल से मैं खुद इन मुद्दों के ऊपर वीडियो, ट्वीट, शॉर्ट्स, रील सब बना चुका हूं। यूपीएससी का एग्जाम लीक नहीं होता, मतलब एक मैकेनिज्म तो है देश के पास जिससे पेपर लीक रोका जा सकता है। तो फिर ये नीट, एसएससी, इन सब में क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? ये कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, ये नीयत की कमी है, नेग्लिजेंसी है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये अगले दिन ही बंद हो जाएगा, बस इंटेंट की बात है। और पेपर लीक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक नीट पेपर लीक से री एग्जाम, स्टूडेंट के ट्रेवल, कोचिंग टाइम, इन सबको अगर मिला दो तो देश का लगभग 2000 से 5000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। आप कोई भी सर्वे करवा लीजिए, स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं और इनकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। इनका सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो मेहनत है उसका बस इंसाफ दे दो। लेकिन बदले में इनको क्या मिल रहा है? लाठियां, आंसू गैस, वो बर्ताव जो शायद किसी क्रिमिनल के साथ भी ना किया जाए। और अगर उसमें बाहर के एलिमेंट घुस भी गए हैं तो गवर्नमेंट के पास उस लेवल की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ना घुस पाए, वरना ऐसे तो किसी जेन्युइन कंसर्न के लिए भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए, ये हेडलाइन जो है ये निपट जाएंगी, ये हैशटैग उतर जाएंगे, ये जो वीडियो बना रहा हूं ये भी पुरानी हो जाएगी, सब भूल जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जिसका पैर टूटा, वो लड़कियां जिनके साथ बदसलूकी हुई, वो हमेशा याद रखेंगी कि सरकार के दरवाजे पे उनके साथ पुलिस ने क्या किया। वो पुलिस जिसका काम था उनको प्रोटेक्ट करना।